हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था वो था महात्मा बौद्ध, उसके पहले जैन धर्म और उसके पहले हम लोगों ने महाजनपद पढ़ा था। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने महाजनपद में भी पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद कौन सा होता है, वो होता है मगध जनपद। तो आइए आज हम लोग मगध के बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मगध के बारे में। तो सबसे पहले राज्य विस्तार की बात करें तो जो मगध जनपद है उसका राज्य विस्तार कहाँ से है? पटना और गया का जो जितना भी क्षेत्र है वो कहाँ आता है? मगध के अंदर ही आता है। इसके बारे में जो हम लोगों को मगध के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जैसा कि महाजनपद के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी अंगोत्तर निकाय और भगवत सूत्र से, उसी तरह से हम लोगों को मगध के बारे में भी वहीं से जानकारी ज़्यादातर मिलती है। जैसा कि इसके भौगोलिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जो किसी भी जगह की राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक स्थिति होती है वही सबसे ज़्यादा उसकी तरक्की का, उसके प्रोग्रेस का कारण होती है। तो बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की मगध की, तो देखिएगा कि उत्तर में गंगा नदी बह रही है, मगध के पश्चिम में सोन नदी और मगध के पूर्व में एक छोटी नदी है चंपा नदी, ये बहती है। और मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां भी हैं। तो गाइस, देखा आपने कि जो मगध है वो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है और नीचे दक्षिण की तरफ विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा नदियों से घिरा हुआ जालनुमा एक संरचना है, उसके बीच में मगध क्षेत्र है। तो जो चारों तरफ नदियां हैं तो ये नदियों के तराई क्षेत्र में आता है मगध। तो जब नदियां होंगी तो वहाँ की जो मिट्टी वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर खेती जो होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। खेती अच्छी होने के कारण वहाँ के लोगों के पास अधिशेष बचेगा। अधिशेष जब वो लोग बाजार में ले जाके उनके पास खुद के अपना खाने के लिए रखने के बाद जितना बचता है वो बाहर ले जाके जब वो बेचते हैं तो उससे जो मिलता है उससे वो लोग अपना राज्य विस्तार करते हैं। तो इसी तरह से ये भौगोलिक स्थिति इनके विस्तार का कारण बनती है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो जैसा कि अधिशेष बचेगा तो वो लोग क्या करेंगे, अपना राजस्व, जो राजस्व होगा वो भी राज्य को या राजा को देंगे। जितना ज़्यादा अधिशेष खेती बचेगी उतना ही ज़्यादा राजा को राजस्व भी दिया जाएगा। और राजस्व जब राजा के पास अधिक पहुंचेगा तो राजा जो है राज्य विस्तार करेगा। तो इसी तरह से फिर ये राजनीतिक स्थिति हो जाती है। धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो जब वो लोग सुखी होंगे और फिर अब वो लोगों का धार्मिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि धार्मिक स्थिति में इस समय कौन से ज़्यादा धर्म चल रहे थे, वो चल रहे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ के जितने राजा होते हैं ज़्यादातर वो लोग या तो बौद्ध अनुयायी होते हैं या फिर जैन अनुयायी होते हैं। ओके गाइस, तो ये तो यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति हो जाती है। बात करेंगे जो चंपा नदी है या फिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति में ये भी पॉइंट्स है कि यहाँ पर नदी किनारे होने के कारण यहाँ पर जंगल भी पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, वहाँ पर काफ़ी लकड़ियाँ मिल जाती हैं अच्छे से। तो वो लोग अपना विकास करते हैं, अपने घर वाले जो होते हैं ज़्यादातर लकड़ियाँ भी वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे उनका विस्तार और विकास हो रहा होता है। जंगलों से हाथियाँ जो है, हाथियों की सेवा मिल जाती है, तो वो लोग अपनी सेना में हाथी का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जो है मगध के क्षेत्र विस्तार होता है और उनका विकास होता है। अब बात करेंगे यहाँ की राजधानी की, तो देखिए राजधानी बनी थी वो थी राजगृह। ओके गाइस, ये कहाँ से हम लोगों को पता चलता है? ये पुराणों से पता चलता है कि जो प्राथमिक राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी बृहद्रथ ने। ठीक है, जो राजधानी है ये राजगृह राजधानी, इसकी स्थापना की थी वसु ने। ठीक है, ये राजधानी की स्थापना तो की थी वसु ने, लेकिन वसु का एक पुत्र था बृहद्रथ। इसने सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र नामक एक जगह बनाई थी और उसका वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। और ऐसे ही इनका थोड़ा क्रम चलता है, लेकिन इनके बारे में इतना ज़्यादा डीपली ना पूछा जाता है और ना क्वेश्चन आता है। बस इनका इतना ही चलता है वंश।
ठीक है। तो वसु के बाद इनका पुत्र होता है बृहद्रथ, और बृहद्रथ के बाद जरासंध। और जो स्थापना की थी मगध की राजगृह की स्थापना किसने की थी? वो वसु ने की थी। ओके गाइस, इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। क्या बोला जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है इसको पितृहंता वंश, इसलिए क्योंकि जो यहाँ के जितने भी राजा होते हैं वो अपने पिता की मृत्यु करके ही अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो हर्यक वंश एक पितृहंता वंश कहलाता है। इसका सबसे पहला शासक होता है बिंबिसार। ओके गाइस, इसका पहला शासक होता है बिंबिसार। बिंबिसार जो है, बिंबिसार का शासनकाल कब तक रहता है? बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेके 492 बीसी तक रहता है। ओके गाइस, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 बीसी तक रहता है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा होता है। ये युद्ध नहीं करना चाहता है। ये क्या करता है? ये अपने ज्यादातर राज्य विस्तार कैसे करता है? वो विवाह करके, विवाह नीतियों द्वारा वो अपना राज्य विस्तार करता है। ठीक, विवाह संधि और विजय के द्वारा इसने अपना राज्य विस्तार किया। ओके गाइस, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को क्षेत्रोजाल और शोणिक नाम से भी जाना जाता है। जो क्षेत्रोसाल नाम जाना जाता है वो मिलता है हमको मत्स्य पुराण से, और जो श्रोणिक नाम हम लोगों को मिलता है वो मिलता है जैन साहित्य से। ओके गाइस, तो ये जो श्रोणिक नाम है ये ज्यादातर पूछा जाता है कि श्रोणिक नाम किसका है, तो आप याद रखिएगा जो उपनाम में है ये बिंबिसार का श्रोणिक नाम भी होता है। गाइस, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। जो बिंदुसार है वो अशोक का पुत्र होता है, और जो बिंबिसार है वो यहाँ हर्यक वंश का संस्थापक होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो बात करेंगे अब इसके विवाह की। तो जो प्रथम विवाह है ये इसने किया था लिच्छवी गणराज्य के शासक की पुत्री चेलना से। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य जैसा कि मैंने महाजनपद में पढ़ाया था, ठीक है, उसी गणराज्य के जो शासक होते हैं उसकी पुत्री से करता है चेलना, जिसका नाम होता है। ठीक है, इनकी पहली पत्नी का नाम क्या होता है? चेलना। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है। गाइस देखिए, सबसे पहले ये जो लिच्छवी राज्य है, लिच्छवी राज्य का जो राजा होता है वो कौन होता है? वो होता है चेटक। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य का राजा चेटक। चेटक की जो पुत्री होती है उससे विवाह होता है बिंबिसार के साथ। ओके गाइस, अब आप बात करते हैं हम बात करते हैं ये ऊपर जो लिखा उसके बारे में। तो गाइस देखिए, ये चेटक वही चेटक है जो अभी हमने जैन धर्म पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि चेटक की बहन जो थी त्रिशला ही महावीर स्वामी की माता थी। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं बिंबिसार का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से है। दूसरा विवाह ये प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से करते हैं, और जो प्रसेनजीत होता है वो कहाँ का शासक होता है? ये कौशल नरेश होता है। इसको दहेज में काशी दिया जाता है। ओके गाइस, इसको दहेज में पूरा काशी जो राज्य होता है वो दे दिया जाता है। और उस समय 1 लाख राजस्व मिलता था काशी से, और जो किसको मिल जाता है? दहेज में बिंबिसार को मिल जाता है। अब तीसरा विवाह है, जो तीसरा विवाह करते हैं ये मद्र देश की राजकुमारी जिनका नाम है क्षेमा। ठीक है, तो ये होता है। और चौथा विवाह का कहीं कहीं पर हम लोगों को जिक्र मिलता है, तो आप यहाँ बस ऐसे नॉलेज में रखिए। जो चौथा विवाह ये लिच्छवी की गणिका के साथ करते हैं जिसका नाम होता है आम्रपाली। ओके, अब बात करेंगे हम लोग वैध जीवक की। तो इन्होंने ज्यादातर तो विवाह संधियों से अपना राज्य विस्तार किया। और बात आती है जहाँ पर ये अपना विवाह नहीं कर सकते थे वहां पर उन्होंने अपने राजवैद जीवक को भेजा और उस राज्य से मित्रता की। तो बात करेंगे जीवक की। तो जीवक को इन्होंने कहाँ भेजा था? ये अवंती के राजा के पास भेजा था, और अवंती के राजा का नाम क्या था? अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। ठीक है, तो इन्होंने वैध जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास भेजा था। और उसको क्या बीमारी हो गई थी? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया नामक रोग हो गया था, और उसी के इलाज के लिए जीवक को इन्होंने भेजा था। अंग मैंने एक महाजनपद पढ़ाया था जो मगध के पास ही पड़ता है। तो अंग को जो है इन्होंने जीत लिया था। अंग का राजा उस समय था ब्रह्मदत्त।
ठीक है। अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने मगध में अंग को मिला लिया था। ओके गाइस, अब बात करेंगे बिंबिसार की मृत्यु की, तो वो कैसे होती है इसके बारे में कई कहानियां मिलती हैं हम लोगों को। जैसा कि अंग जो बिंबिसार है, बिंबिसार आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने कई विवाह किए, और कई विवाह करके ही इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। अब जब इन्होंने कई विवाह किए हैं तो इनके कई पुत्र भी तो हुए होंगे। अब जब इनके कई पुत्र हुए हैं तो एक किसको राज्य में बैठाएंगे, अब किसको राज्य गद्दी सौंपेंगे। तो गाइस, बिंबिसार का एक पुत्र होता है अजातशत्रु, जो बहुत ही राजनीति करता है, बहुत ही कार्यकुशल होता है और बहुत ही सक्षम भी होता है। तो बिंबिसार को ऐसा लगता है कि जो है अब हमें अजातशत्रु को गद्दी पे बैठा लेना चाहिए, और वो यही सोचते हैं कि वो अजातशत्रु को बैठा लेंगे गद्दी पे या उसको राज्य सौंपेंगे। लेकिन अजातशत्रु का एक गुप्तचर होता है जो उसको बताता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा जो राज्य है वो तुमको ना सौंप के किसी और भाई को सौंप सकते हैं। तो इस डर में उसने जल्दी जल्दी में ही अपने पिता को बंदी बना लेता है और कारागार में भेज देता है। तो जब वो कारागार में बिंबिसार को भेज देता है और ये खुद राजा बन जाता है। ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 492 में। यहाँ पर जो है मृत्यु होती है इनकी 493 में, लेकिन जो इनका गद्दी पर बैठता है वो बैठता है 492 में, ठीक है, 492 बीसी में। 492 बीसी में ये अजातशत्रु उनको कैद करके गद्दी में बैठ जाता है। फिर जो इनकी माता होती है महाकौशला, ठीक है, जो ये महाकौशला होती हैं ये बिंबिसार की जेल में भी बहुत ज़्यादा सेवा करती है। अजातशत्रु के पास जाती हैं, अजातशत्रु को समझाती हैं कि नहीं बेटा, वो तुम्ही को राजा बनाना चाहते थे और तुमको ये गलत सूचना कहीं से मिली है। वो तुम्ही को तो बनाना चाहते थे लेकिन तुमने पहले ही उन्हें जेल में डाल दिया। तभी अजातशत्रु को पितृ प्रेम याद आता है और वो एक बड़ी लोहे की सलाख लेके कारागार की तरफ दौड़ कर जाता है। लेकिन बिंबिसार को लगता है कि ये सनकी है और अभी जब इसने हमको ऐसे ही जेल में डाल दिया है तो आगे कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो जहर खा के पहले ही मर जाता है। ये ऐसी कहानी सबने सुनी होगी, अब इसमें कितना सच है और कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसको पितृहंता वंश बोला जाता है और कहा भी जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु की थी, ठीक है, उनको मारा था। और ये जो कहानी है ये कहाँ से प्रचलित है? ये प्रचलित है जैन धर्म से। ओके गाइस, तो मृत्यु के बाद कौशल नरेश जो होता है प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। तो जैसा कि हमने पहले इनके विवाह में बताया था कि इन्हें काशी जो है दहेज में मिलता है। काशी जब दहेज में मिलेगा तो बाद में जब अजातशत्रु इनको पता चलता है कि अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी है, तो जो है प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेता है। जब प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेता है तो अजातशत्रु को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो काशी वापस कैसे ले सकता है। तो फिर वो कई युद्ध होते हैं प्रसेनजीत के साथ, जिसमें बार बार अजातशत्रु हार रहा होता है। तो जब वो बार बार अजातशत्रु हारता, कभी वो जीतता कभी हारता है, तो उसके बाद जो है वो एंड में क्या होता है, एंड में अजातशत्रु हार जाता है। हारने के बाद क्या करता है वो वहाँ प्रसेनजीत की एक और पुत्री होती है। प्रसेनजीत की हारने के बाद क्या होता है, वजीरा नामक प्रसेनजीत की एक और पुत्री होती है, उससे अजातशत्रु शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको फिर से काशी जो है वो दहेज में दे दिया जाता है। बिंबिसार के दो और पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है हल्ल और बेहल्ल, जिसको बिंबिसार ने कई मोतियों की मालाएं दी होती हैं। तो अजातशत्रु क्या होता है, वो चाहता है कि इनसे ये मोतियों की मालाएं वापस ले सकें। लेकिन हल्ल बेहल्ल क्या करते हैं, हल्ल बेहल्ल वैशाली चले जाते हैं। वैशाली जो कि उस समय की एक बहुत बड़ी राजधानी और बहुत बड़ा राज्य होता है, तो हल्ल बेहल्ल वहीं पर जाके शरण ले लेते हैं। तो जब अजातशत्रु को लगता है कि ऐसे वो वहाँ चले गए हैं तो मैं अब कैसे उनसे मालाएं लूँगा, तो उसके लिए जो अजातशत्रु है वो वैशाली पर भी हमला कर देता है और वैशाली से युद्ध करता है।
तो अजातशत्रु का वैशाली के लिए जब युद्ध होता है तो अजातशत्रु ने इसी युद्ध में महाशिला कंटक का प्रयोग किया होता है और रथ मूषक का प्रयोग किया जाता है। तो अजातशत्रु जो है इस समय किसका यूज करता है युद्ध में, वो अजातशत्रु महाशिला कंटक और रथ मूषक का प्रयोग करता है। ये वही महाशिला कंटक है जिसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो है पत्थरों को फंसा के फेंका जाता है दूसरे अपने दुश्मन की तरफ या जिससे भी युद्ध हो रहा है उसकी तरफ फेंका जाता है। और रथ मूषक क्या होता है, जैसे रथ होता है, रथ में ही चक्का लगा होता है जिससे वो कई आदमी मरते जाते हैं। तो महाशिला कंटक और रथ मूषक का भी अजातशत्रु इसी युद्ध में प्रयोग करता है, जो किसके लिए होता है, वैशाली के लिए होता है। अजातशत्रु के बारे में ये पॉइंट्स हो गए कुछ, और ये पूछा मतलब कि एक यहाँ पर ये पॉइंट है कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, उनकी मृत्यु इन्हीं के शासन काल में होती है। तो ये कब होता है, जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है उसके 8वें वर्ष जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है। तो जो पहली बौद्ध संगीति होती है वो इन्हीं के काल में होती है। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में। ओके, अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, और जैसा कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था वैसे ही उदयन भी अजातशत्रु की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठता है। उदयन का जो शासनकाल होता है वो होता है 461 से लेके 445 बीसी तक। ओके, के बारे में ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते कि इनकी कैसे मृत्यु होती है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो काल होता है वो होता है 412 से लेके 344 बीसी। ओके गाइस, 412 से लेके 344 बीसी का होता है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की होती है, वो शिशुनाग ने की होती है, और अवंती को जीतकर मगध में मिला लेते हैं। शिशुनाग वंश वाले वो क्या करते हैं, शिशुनाग क्या करता है, वो अवंती को जीतकर मगध में मिला लेता है, और उस समय ये क्या करता है, वैशाली को मगध की राजधानी बनाता है। तो जो दूसरी बौद्ध सभा होती है वो संगीति जो होती है द्वितीय वाली, वो कहाँ होती है, वो शिशुनाग के शासनकाल में होती है। नहीं, अवंती को जीतकर मगध में मिला लेता है। उसके बाद बात करेंगे कालाशोक की, जो शिशुनाग का पुत्र होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो काकवर्ण के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल होता है वो होता है 394 से लेके 366 बीसी तक का। ओके गाइस, इसकी राजधानी होती है वैशाली, इसकी भी राजधानी वैशाली और इसकी भी राजधानी वैशाली है। ओके गाइस, तो लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति जिसे कहेंगे वो कालाशोक के शासनकाल में होती है। ओके गाइस, अब बात करेंगे नंदीवर्धन की, जो इनका पुत्र होता है। नंदीवर्धन इस काल का शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक कहलाता है, जिसका शासनकाल कब से कब तक होता है, तो 366 से लेके 344 बीसी तक का होता है, और ये इस वंश का अंतिम शासक होता है। ओके गाइस, इसके बाद आता है नंद वंश। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें पूरे नंद वंश में 9 राजा रहते हैं। इसमें से केवल 2 का ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं एक महापद्म नंद और आगे आएगा घनानंद। ठीक है गाइस, लेकिन नंद वंश की संस्थापना किसने की होती है, स्थापना की होती है वो महानंदित ने की होती है, और महानंदित को एक शूद्र दासी का पुत्र होता है महापद्म नंद, वो वध कर देता है। वो वध कब करता है, 344 में, और वहीं गद्दी पर बैठता है। तो महापद्म नंद का शासनकाल होता है 344 से लेके 222 बीसी तक का। लेकिन गाइस देखिए, ये 344 है, 344 से ही इसका शासनकाल होगा। ओके, तो ये हो जाएगा नंद वंश के बारे में। और इस वंश में 9 राजा आते हैं, ये मैं बता ही चुकी हूँ। अंतिम राजा होता है घनानंद, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य मार के फिर मौर्य शासन शुरू होता है। तो महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, सर्वछत्रांतक भी बोला जाता है और एक राट भी बोला जाता है। ऐसे ही करके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो होगी नंद वंश के ऊपर, और यहीं से हम लोग अपना मौर्य साम्राज्य भी आगे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग नंद वंश से स्टार्ट करके फिर आगे मौर्य काल भी पढ़ेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में केवल इतना ही। जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारी वीडियो से। इसमें अभी हम हिस्ट्री के चैप्टर्स
प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ गाइज अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।